Hey everyone, I am Mona Singh and you are watching Exam Inside। हाँ रुको, सुनते ही स्किप करना है। इतनी भी क्या जल्दी है। जान लो कि वीडियो काम की भी है या नहीं। परेशान हो भागने को तो सुनो। आज की वीडियो में ना हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी थर्ड एडिशन बुक के विविध भाग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि PYQs के वीडियो तो हर चैनल पे ही मिल जाएंगे, पर जो विविध या मिसलेनियस है वो आपको ना नहीं मिलने वाला है। हाँ, बहुत सारे चैनल ना आपको PYQs पे 25 जो सेट है ना इनका, उस पर ना बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन जो विविध है, जो मिसलेनियस टॉपिक है इस बुक के अंदर, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पूरा देखो, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है, तो करो इतना भाई। और अगर नए हो तो चैनल विज़िट करो और जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके सारी वीडियो को देख डालो। स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो को, और पेशेंस बना के देखो। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय, अच्छी ख़राब क्या है नहीं है सब कुछ बताइए। कमेंट सेक्शन तो खुला है ना आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को इतिहास से, जो कि पहला टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसको अच्छे से कवर करेंगे, और ऐसा करिए कि मतलब एक ही वीडियो में पूरा खलास कर देना है इस टॉपिक को। जैसे देखिए, सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिले थे, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। तो यहाँ से हुए थे आपको पाषाण नर्तक, श्रमिक आवास जिसमें 2 कमरों का बैरक था, स्वास्तिक जो कि शुभ लाभ और चक्र है। शुभ लाभ तो हम लोग जानते ही हैं स्वास्तिक को, और चक्र का साइन वहाँ से मिला था। तांबे का इक्का गाड़ी मिला था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मिट्टी का इक्का गाड़ी, यहाँ पे तांबे का इक्का गाड़ी है। मूर्ति मिली थी यहाँ से जिसमें स्त्री के गर्भ से ना निकलता पौधा दिखाया गया है। इस ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। अगर आप लोग PYQs को साथ साथ बना रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? हड़प्पा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा से मिला है। आगे है एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, ये भी आपको हड़प्पा से मिला है। शंख का बना बैल, ये भी आपको हड़प्पा से मिला है। वृत्ताकार चबूतरे जो कि किससे बने थे? ईंटों से बने हुए थे। गेहूं और जौ के दानों का भी अवशेष मिला है आपको हड़प्पा से। यहाँ पे देखिए कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान R37। अगर ऐसे पूछे कि R37 कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको 2-3 बार रिपीट करिए। कब्रिस्तान R37 जो कि कहाँ है आपको? सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में। कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से मिला है। शिव के नटराज की जो मूर्ति है वो भी आपको मिली है यहाँ से हड़प्पा से, जो कि इंगित करती है पुरुष की नग्न प्रतिमा को। और उर्वरा की देवी, उर्वरता की देवी का चित्र है यहाँ पे, ये भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। आगे देखेंगे हम लोग मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदाड़ो से देखिए वृहद स्नानागार, वृहद स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से। विशाल अन्नागार मिला है आपको। अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये कहाँ से मिला है? ये भी आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे शिव के नटराज की मूर्ति है तो वो आपको हड़प्पा से, और पशुपतिनाथ की मूर्ति है वो आपको मोहनजोदड़ो से। घोड़े के दांत, ये है आपको मोहनजोदड़ो से। गीली मिट्टी के दिए का साक्ष्य, गीली मिट्टी के दिए का साक्ष्य, ये भी आपको मोहनजोदड़ो से है। सीपी की बनी हुई पटरी मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य अगर पूछता है तो ये कहाँ से आपको? मोहनजोदड़ो से है। सूती कपड़ा, ये भी आपको मोहनजोदड़ो से। पुजारी का सर जो कि चूना पत्थर से निर्मित है, पुजारी का सर। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े पूछता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? ये आपको मोहनजोदड़ो से है। आगे देखिए योगी चित्रित मोहर भी है। मातृदेवी की मूर्ति, ये भी आपको मिलती है। गले हुए तांबे का ढेर मिलता है। पुरोहित आवास मिलता है। महाविद्यालय भवन मिलता है। हाथी का कपाल खंड मिलता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक विस्तृत स्थल भी मिलता है यहाँ से। मिट्टी का तराजू मिलता है। नाव का चित्र मिलता है और राज मुद्रांक मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है? जैसे देखिए मोहनजोदड़ो में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इतने अगर याद ना भी रखें और बहुत थोड़े बहुत को भी याद रखें तो एग्ज़ाम में काम चल जाएगा। जैसे मोहनजोदड़ो से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो वृहद स्नानागार हो गया, विशाल अन्नागार हो गया, यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। वृहद स्नानागार हो गया, विशाल अन्नागार हो गया आपको। पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये नहीं भूलना है। गीली, ये सब तो नहीं, सबसे बड़ी ईंटें के साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूती कपड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और मिट्टी का तराजू अगर पूछे, अगर याद रख सकते हैं मिट्टी का तराजू, तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो से। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आगे देखिए धौलावीरा। धौलावीरा से क्या क्या मिला है, तो अनेक जलाशय का प्रमाण है यहाँ पे, पत्थर पर चमकीला पॉलिश है, त्रिस्तरीय नगर योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है धौलावीरा से, त्रिस्तरीय नगर योजना और जलाशय का प्रमाण। जैसे देखिए त्रिस्तरीय नगर योजना और जलाशय का प्रमाण धौलावीरा से है। यहाँ पे और देखेंगे धौलावीरा से क्या क्या मिला है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैंधव स्थल, सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए जो कि काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान का साक्षर, उन्नत जल प्रबंध है। तो क्या क्या है आपको धौलावीरा में, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैंधव स्थल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है भारत में। और यहाँ पे एकमात्र स्टेडियम मिला है आपको, खेल का मैदान मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थान था ये सबसे बड़ा भारत में। और उन्नत जल प्रबंध, जैसे ही धौलावीरा देखिएगा ना तो उन्नत जल प्रबंध पे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक और आपको मिला ना कि जलाशय का प्रमाण और त्रिस्तरीय नगर योजना। आगे देखेंगे, आगे क्या है, लोथल। लोथल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोथल जिसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है, लोथल कहाँ है आपको, तो ये है आपको गुजरात में। यहाँ देखिए क्या क्या मिला है, सीपी पैमाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना। आगे देखिए गोदीबाड़ा, जिसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं, हाँ गोदीबाड़ा है ना जिसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं। गोदीबाड़ा हो गया आपको। धान, चावल एवं बाजरा की भूसी मिली है यहाँ से, फारस की मुहरें मिली हैं। अग्नि पूजा संबंधी जानकारी, 3 युगल समाधियाँ, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। हाथी के दांत का साक्ष्य है, नाव का चित्र, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे देखिए लोथल में भी बहुत सारे हैं ना, पहले एक बार देख लेते हैं उसके बाद इम्पोर्टेंट पे आएंगे। घोड़े की लघु मृद मूर्तियाँ मिली हैं, नाव का चित्र, अंकित मूढ़ें मिली हैं, सिंधु घाटी के बंदरगाह क्षेत्र है ये। चावल का साक्ष्य मिला है, तांबे का कुत्ता मिला है, एक मकान का साक्ष्य है जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कहानी के सादृश्य जाड़ पर चित्रकारी का साक्ष्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटा दिशा मापक यंत्र है और अग्नि कुंड का अवशेष, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रंगाई कुंड, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आते हैं। लोथल से, जिसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है, तो यहाँ से क्या क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना। गोदीबाड़ा जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं क्योंकि ये बंदरगाह वाला पोर्ट, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदरगाह थे और ये इसको ना पोर्ट सिटी भी बोल सकते हैं उस टाइम का, लोथल। यहाँ पे धान बाजरा की भूसी मिली है। 3 युगल समाधियाँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 3 युगल समाधियाँ। यहाँ पे क्या था, त्रिस्तरीय नगर योजना था धौलावीरा को, और यहाँ पे क्या है, 3 युगल समाधियाँ, युगल समाधियाँ भी इंपॉर्टेंट है। हाथी के दांत का साक्ष्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। और देख लीजिए यहाँ पे सिंधु घाटी के बंदरगाह क्षेत्र इसको बोला जाता है लोथल को। यहाँ पे तांबे का कुत्ता, चावल का साक्ष्य, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ऐसे मकान का साक्ष्य है जिसके प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर थे, बंदरगाह क्षेत्र था ये। शतरंज का खेल इंपॉर्टेंट है। और पंचतंत्र के में जो चालाक लोमड़ी की कहानी है ना, उसके भी सादृश्य का चित्रकारी यहाँ पे मिला है, ये देखिए। छोटा दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से मिला है और अग्नि कुंड के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। तो लोथल में बहुत सारी चीज़ हैं ऐसे जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो को ही अगर 2 से 3 बार देखिएगा ना तो आप लोग को ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि पढ़ने पे या बार बार सुनते रहने पे ना कोई भी चीज़ याद हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग चनहुद्रो। चनहुद्रो से क्या क्या मिला है, तो मनके बनाने का कारखाना तथा भट्टी, अलंकृत हाथी, एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। दुर्ग के साक्ष्य का अभाव है। वक्राकर ईंटें, एकमात्र पूरा स्थल मिला है यहाँ पे, वक्राकर ईंटें। झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष है और कंघा का साक्ष्य है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि चनहुद्रो से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो मनके बनाने का कारखाना जिसको भट्टी तथा भट्टी भी बोला गया है, और एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। लिपस्टिक का साक्ष्य यहाँ से मिला है, देख सकते हैं आप लोग, लिपस्टिक उसी टाइम से था। चनहुद्रो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पीरियड में भी ना, सिंधु घाटी सभ्यता टाइम में भी लोग लिपस्टिक का यूज़ करते थे। और यहाँ देखिए कंघा का साक्ष्य मिला है।
तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और वक्राकार ईंटें मिली हैं। आगे देखेंगे बनावली के बारे में थोड़ा सा। बनावली से क्या क्या मिला है, तो कार्नेलियन और लाजवर्ड के मनके मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इसको एकदम याद रख लीजिएगा कि क्या क्या मिला है बनावली से। कार्नेलियन तथा लाजवर्ड के मनके मिले हैं। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं आपको बनावली से। मोहर एवं बटखरे मिले हैं। यहाँ पे देखिए ना, मिट्टी के खिलौने, हल की आकृति वाले, यहाँ पे मोहर और बट्टे मिले हैं आपको। कार्लिनियन तथा लाजवर्द के मनके मिले हैं। नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें मिली हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग रंगपुर से। रंगपुर से क्या क्या मिला है, तो धान की भूसी मिली है। मातृदेवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव है। अश्व की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। अश्व की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। अलंकृत एवं चिकने मृत भांड मिले हैं और चावल के दाने मिले हैं रंगपुर से। तो रंगपुर से इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर देख रहे हैं तो ऐसे दिमाग में बस एक बार ही डाल लीजिएगा कि रंगपुर से ये सब सा है मतलब। आगे देखिए आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से क्या क्या मिला है, 3 पाए वाली परातें मिली हैं। 3 पायों वाली मकान बनाने में 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग है आलमगीरपुर में। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एक नांद पर कपड़े का छाप, जिससे प्रतीत होता है कि लोग बारीक कपड़ा बुनना जानते थे। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है कालीबंगा, जिसका अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले यही जान लेंगे कि कालीबंगा से तो चूड़ियाँ मिलती थी कालीबंगा से। आगे देखिए अग्नि पूजा संबंधी जानकारी मिली है कालीबंगा से। कच्ची ईंटों से किलाबंदी का साक्ष्य है यहाँ पे। हवन कुंड मिला है। कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। देखिए चूड़ियाँ आ गया यहाँ पे। सिलबट्टे का साक्ष्य है यहाँ पे। अलंकृत ईंटें हैं। बेलनाकार मुहरें थी। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य है। बोस्टोफेदम शैली का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। बोस्टोफेदम। लकड़ी की बनी नालियाँ हैं। मेसोपोटामिया की मुहरें हैं। निचले शहर के दुर्गीकृत होने का साक्ष्य है। कब्रिस्तान का साक्ष्य यहाँ से आपको मिलता है। और चिकित्सकीय उपचार, जो कि खोपड़ी का शल्य क्रिया का साक्ष्य है। हल से जुते हुए खेत मिलते हैं। युगल सावधान मिलता है। अंडाकार कब्रें मिलती है। तो देखिए यहाँ से कितने सारे चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको याद करनी ही पड़ेंगी और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, देख लीजिए। कच्ची ईंटों से किलेबंदी का साक्ष्य हवन कुंड है इंपॉर्टेंट। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस्टोफेदम शैली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की मुहरें, कब्रिस्तान का साक्ष्य, खोपड़ी का शल्यक्रिया जो कि चिकित्सीय उपचार है, हल से जुते हुए खेत, युगल समाधान, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको किससे, कालीबंगा से। आगे आते हैं हम लोग सुतकोटदा पे। सुतकोटदा से क्या क्या मिला है, तो कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला है। अश्व की अस्थि पंजर मिली है और बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्रगाह मिली है। अगर सुतकोटदा से पूछे तो अश्व की अस्थि पंजर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कलश समाधान अगर पूछता है कब्रिस्तान में तो ये सुतकोटदा से इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे ना, वहाँ से क्या क्या अवशेष मिले थे ये हमने देख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक कौन थे। जो इम्पोर्टेंट दर्शन थे और उनके प्रवर्तक कौन कौन थे, तो थोड़ा सा इस पे देखेंगे। चारवाक दर्शन, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, तो खुद चारवाक थे। योग किससे संबंधित है, तो ये थे पतंजलि थे। सांख्य किससे है, तो कपिल से है। न्याय किससे है, तो गौतम से है। पूर्व मीमांसा किससे है, तो जैमिनी से है। उत्तर मीमांसा किससे है, बदरायन से है। प्रमुख आचार्य सबर स्वामी थे। और वैशेषिक किससे है, तो कनाद ऋषि या उलूक जिसको कह सकते हैं। तो एक बारी मेरे साथ साथ आप लोग फिर से रिपीट करिए कि क्या क्या है। तो चारवाक किससे है, चारवाक दर्शन, तो ये आपको इसके प्रवर्तक कौन है, तो खुद चारवाक है। योग के प्रवर्तक कौन है, तो ये है आपको पतंजलि। योग किससे है, पतंजलि से रिलेटेड है। सांख्य किससे है, तो कपिल से रिलेटेड है आपको। गौतम किससे है, तो न्याय से है। पूर्व मीमांसा किससे है, तो जैमिनी से है। उत्तर मीमांसा किससे है, तो बदरायन से है। वैशेषिक किससे है, तो कनाड ऋषि से या उलूक से है। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखे होंगे आप लोगों ने कि प्राचीन नाम नदियों का दे देता है या आधुनिक नाम दे के पूछता है कि प्राचीन नाम क्या क्या था। तो जैसे देखिए कुरुम्ब, कुरुम्ब का क्या नाम था, तो कुर्रम नाम था। कुंभा का क्या नाम था, तो काबुल नाम था। यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेंगे ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को भी। कुरुम्ब, कुरुम्ब का क्या नाम था, आधुनिक क्या नाम है, कुर्रम नाम है। कुंभा प्राचीन नाम है नदी का, इसका आधुनिक नाम क्या है, तो काबुल नाम है। वितस्ता झेलम नदी का नाम है। अस्किनी चेनाब नदी। परूसनी रावी नदी। सतुद्री सतलज नदी। विपासा व्यास नदी। सदानीरा गंडक को बोला जाता है। और देखेंगे और भी नदियां हैं क्या, हाँ,
द्वसदती घग्गड़ को, गोमती गोमल को, सुवस्तु स्वात को, सिंधु इंडस को बोला जाता है। तो एक बार वापस से इसको रिपीट करेंगे कि क्या क्या है ऋग्वैदिक नदियाँ, जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुर्रम का प्राचीन नाम क्या है? कुंभ नाम है, ऐसे याद रखेंगे। कुर्रम का प्राचीन कुंभ हो गया, क्रुंभ हो गया। काबुल का कुंभा हो गया। झेलम वितस्ता, चेनाब अस्किनी, रावी का परूसनी, सतलज का सतुद्री, विपासा व्यास, गंडक आपको सदानीरा, और यहाँ पे आते हैं हम लोग घग्गड़ का क्या नाम है? द्वसदती। गोमल का क्या है? गोमती था। स्वात का सुवस्तु, और इंडस सिंधु नदी। आगे देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे, ये काफ़ी ना घिचपिच ऐसे लग रहा है देखने में। हाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। आगे देखेंगे हम लोग ऋग्वैदिक देवता, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक देवता, उनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ऋग्वैदिक देवता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन थे? तो इंद्र थे। इंद्र किससे संबंध है इंद्र का? तो युद्ध और वर्षा के देवता को बोला जाता है इंद्र को। अग्नि देवता, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ रहते हैं अग्नि देवता। वरुण समुद्र का देवता है। विश्व के नियामक एवं शासक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता वरुण को बोला जाता है। धौ किससे रिलेटेड है? आकाश के देवता है और सबसे प्राचीन है ये। सोम किससे है? वनस्पति देवता है। उषा है प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। अगर यहाँ पे पूछेगा ना तो इंद्र या वरुण से रिलेटेड पूछेगा, मतलब सोम आपको वनस्पति देवता, ऐसे याद रखना है। सोम वनस्पति देवता। इंद्र किससे? युद्ध एवं वर्षा। इंद्र तो हम लोग जानते हैं इंद्र भगवान को, वर्षा के देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण अगर पूछे तो हवा नहीं जाना है, समुद्र के देवता। और दिन रात के कर्ता धर्ता, ऋतु परिवर्तन, ये सब किससे रिलेटेड है? तो वरुण से रिलेटेड है। और धौ अगर पूछे, आकाश का देवता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। धौ आकाश का देवता, जो कि सबसे प्राचीन है। आगे देखिए, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक को भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो तीर्थंकर उनके प्रतीक से आते हैं। तो कितने तीर्थंकर थे? टोटल थे 24 तीर्थंकर। और सबसे पहले कौन थे? तो ये थे आपको ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है। इनका प्रतीक क्या था? बैल या वृषभ, जिसको बोला जाता है बैल या वृषभ बोला जाता है। दूसरे थे अजीतनाथ, जिनका क्या था प्रतीक? तो गज था। तीसरे थे संभवनाथ, क्या था इनका प्रतीक? तो अश्व था। आगे है अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक क्या था? तो कपि था। पांचवे हैं सुमतिनाथ, जिनका क्या था प्रतीक? तो क्रौंच था। क्या था? क्रौंच था। आगे है छठा पद्म प्रभु, जिनका क्या था? पद्म या कमल था। आगे है सुपार्श्वनाथ, जिनका क्या था? स्वास्तिक। आगे है चंद्र प्रभु, जिनका क्या था आपको प्रतीक? तो चंद्र था। आगे है सुविधिनाथ, जिनका क्या था? मकर था। आगे है शीतलनाथ, जिनका क्या था? कपिल वृक्ष या श्रीवत्स था। आगे है श्रेयांसनाथ, जिनका क्या था? गेंडा। आगे है वसुपूज्य, जिनका क्या था? महिष या भैंसा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे 13वें कौन है? तो विमलनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? वराह था। 14वें कौन थे? अनंतनाथ, क्या था इनका प्रतीक? तो सेन था। 15वां क्या है? तो धर्मनाथ, इनका प्रतीक क्या था? वज्र था। 16वां क्या है? शांतिनाथ, इनका प्रतीक क्या था? तो मृग था। 17वां क्या है? कुंथुनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? अज था। 18वें हैं अरनाथ, जिनका क्या था प्रतीक? मीन था। 19वें हैं मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक था कलश। 20वें हैं मुनि सुव्रत, जिनका प्रतीक था आपको कुरमु या कछुआ। 21वें हैं नेमिनाथ, जिनका प्रतीक था आपको नीलोत्पल। 22वें हैं अरिष्टनेमि, जिनका प्रतीक था आपको शंख। 23वें हैं पार्श्वनाथ, जिनका आपको प्रतीक था सर्पफन। 24वें हैं महावीर, जिनका प्रतीक था आपको सिंह। तो अगर 24 को 24 आपको नहीं याद है तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। जो बहुत ज़्यादा जिनके चांसेस एग्ज़ाम में पूछने के, बस उसी पे अगर हम लोग को आना है ना, तो बस उसी को थोड़ा सा देखेंगे वापस से कि क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? तो ये है आपको ऋषभ देव, जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव पहले हैं, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है। इनका प्रतीक क्या है? तो आपको वृषभ और बैल है। क्या है? वृषभ और बैल है। दूसरे अगर याद रख सकते हैं तो अजीतनाथ को याद रखिएगा। बाकी इसमें देखिए 5वें हैं सुमतिनाथ। सुमतिनाथ का क्या है? तो क्रौंच है। सुमतिनाथ का क्या है? तो क्रौंच है। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 1 और 5 देखें ना, ऋषभ देव और सुमतिनाथ के बारे में पढ़े, और डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे मल्लीनाथ पे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, इनका क्या है? तो कलश है। इनका प्रतीक क्या है? कलश है, मल्लीनाथ। आगे फिर नेमिनाथ को देखेंगे। नेमिनाथ का क्या है? तो आपको नीलोत्पल है। नेमिनाथ नीलोत्पल है। 22वें अरिष्टनेमि, जिनका क्या है? शंख।
23वें पार्श्वनाथ जिनका क्या है सर्पफन, और 24वें महावीर जिनका क्या है सिंह। तो बस इतना ही याद रखेंगे ना तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर 24 के 24 नहीं याद है तो बस इतना ही याद रखिए तो काफ़ी है। आगे देखते हैं प्रमुख संप्रदाय व आचार्य, मतलब कौन कौन से संप्रदाय और उनके आचार्य कौन कौन से थे। जैसे देखिए आजीवक संप्रदाय जिसको भाग्यवादी संप्रदाय भी बोलता है, तो इसके आचार्य कौन थे, तो मक्खली गोसाल थे। कौन थे, आजीवक संप्रदाय से कौन रिलेटेड है, तो ये है आपको मक्खली गोसाल। कौन है, मक्खली गोसाल रिलेटेड है। दूसरा देखिए घोड़ अक्रियावादी, तो ये किससे है, पूरन कश्यप से रिलेटेड है। उच्छेदावादी भौतिकवादी जो अजीत केस कंबली से रिलेटेड है। नित्यवादी जो कि किससे रिलेटेड है, पुकुद कच्यायन से, नित्यवादी कच्यायन से। अनिश्चयवादी या संदेहवादी किससे है, तो संजय वेलदुपुत्त से संजय वेलदुपुत्त से रिलेटेड है। आगे देखेंगे प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख संप्रदाय व आचार्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मत और आचार्य है नीचे वाला। यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो बस एक आजीवक भी याद रखिएगा ना, आजीवक संप्रदाय किससे है, मक्खली गोसाल से, तो काम चल जाएगा। आगे देखिए प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य, तो ये कौन है, वैष्णव संप्रदाय। मत और आचार्य पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो मत क्या था, विशिष्ट द्वैतवाद। क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद। इसके आचार्य कौन है, तो ये है आपको रामानुजाचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद। आगे है माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, और मत क्या है इनका, द्वैतवाद। आगे है निम्बकाचार्य किससे रिलेटेड है, तो सनक संप्रदाय से, और इनका मत क्या है, तो द्वैतवाद। और आगे है वल्लभाचार्य, इनका क्या है मत आपको, शुद्धाद्वैतवाद, और इनके संप्रदाय का क्या नाम है, तो रुद्र संप्रदाय का नाम है। इतना ही है यहाँ पे, आप लोग इसी को 2 बारी 3 बारी पढ़ लीजिए तो काफ़ी होगा। जैसे देखिए रामानुजाचार्य विशिष्टवाद इनका मत था, विशिष्ट द्वैतवाद इनका मत था। संप्रदाय क्या था इनका, रामानुजाचार्य का, तो वैष्णव संप्रदाय था। माधवाचार्य का क्या था, तो ब्रह्म संप्रदाय था, और मत क्या था इनका, द्वैतवाद। निम्बकाचार्य का क्या था संप्रदाय, तो सनक संप्रदाय था निम्बकाचार्य का, और द्वैतवाद था इनका मत। वल्लभाचार्य इनका संप्रदाय क्या था, तो रुद्र था, और मत क्या था इनका, शुद्धाद्वैतवाद था। वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी टॉपिक्स हैं इस टाइप के, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो बताइए, और भी वीडियोस आएंगे इस टॉपिक पे और इस टाइप के टॉपिक्स पे आएंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।